हेलो दोस्तों, घटना चक्र का यह आर्थिकी सेक्शन है। आर्थिकी सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक। अगला है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण करने की घोषणा किस अरबपति ने की? एलन मस्क ने। कितने में खरीदा इसको? $44 बिलियन में खरीदा है। अगला है कि कौन सी क्षेत्रीय एयरलाइन केंद्र सरकार के नियंत्रण से एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई बनी है? एलायंस एयर। इसके मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला है कि किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? नेक्सो और मास्टर कार्ड ने। अगला है आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को क्रेडिट एजेंसी फीस द्वारा कितनी कर दी गई है? सी। अगला है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स किस नेता को शीर्ष स्थान पर दिया गया है? नरेंद्र मोदी। ये कौन जारी करता है? मॉर्निंग कंसल्ट। ठीक है। अगला है कि हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है। और विश्व आर्थिक आउटलुक जो रिपोर्ट है उसमें भारत के जो 2022 के लिए विकास पूर्वानुमान कितना है? 8.2% है। अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। अप्रैल 2022 में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रदान किया है? मिस्र। अगला है टाटा समूह द्वारा जनता के लिए सुपर ऐप किस नाम से लॉन्च किया गया है? टाटा न्यू। अगला है वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को 8.7% घटाकर कितना कर दिया गया है? 8%। यह अनुमान कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। अगला है किस मंत्रालय ने त्रिपक्षीय विकास निगम यानी टीडीसी कोष नामक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? विदेश मंत्रालय। और इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? चीनी विकास साझेदारी मॉडल का विकल्प प्रदान करना। अगला है हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर है? साइरस पूनावाला। इसमें $26 बिलियन है। और ये किसके अध्यक्ष हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? दूधवाड़ी। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालन और कृषि के लिए आवश्यक जानकारी किसानों तक पहुंचाना। अगला है पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, ठीक है, बनने वाली भारत की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी? डाबर इंडिया। डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश में। अगला है कि नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? जीवा। अगला है कि जीवा नाबार्ड बोर्ड के किस कार्यक्रम के तहत परियोजना को समामेलन किया है? वाटरसेट कार्यक्रम के तहत। अगला है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया गया है? अश्विनी वैष्णव। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन नीति आयोग द्वारा कब से कब तक किया गया? 7 से 28 फरवरी 2022 तक। अगला है क्रिसिल का रिपोर्ट। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है? 7.8%। अगला है श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने हेतु किस देश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत के साथ। और यह किसके बीच गया समझौता? किसके मध्य से हस्ताक्षरित हुआ है? भारत के निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक और श्रीलंका सरकार। कितने रुपए में हुआ है? 500 बिलियन डॉलर। कितना हुआ है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। किस देश ने संघीय कारपोरेट को कर शुरू करने की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला है कि किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कर्नाटक बैंक। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिया जाता है। अगला है कि वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत का विश्व में बाजरे के निर्यात में कौन सा स्थान है? 5वां है। वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार भारत में से बाजरा का शीर्ष आयातक देश कौन सा था? नेपाल। यह आंकड़ा कौन जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? वर्ष 2025-26 यानी कि मार्च 2026 तक। किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का। ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 किसने प्रकाशित किया है? सेल्स फोर्स। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? भारत। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2022 में किस कंपनी ने सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब बरकरार रखा है? एप्पल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020-21 के भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है? 6.6%। अगला है कि वर्ष 2021 में भारत किस देश का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? ब्राजील। अगला है कि किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक और स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। अगला है कि खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बना? भारत बना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
यानी कि IFSCA ने बीमा पेशेवरों की क्षमता निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय बीमा संस्थान। अगला है कि वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर कौन जारी करता है? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में FDI प्रवाह में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 26% की कमी आई है। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला है कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को किसने लॉन्च किया है? NSE इंडिसेस। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? दावोस क्लोस्टर स्विट्जरलैंड। यह बैठक होगा 22 से 26 मई 2022। अगला इसकी थीम क्या होगी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम यानी कि W इकोनॉमिक फोरम दावेस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? भारत। P3 मूवमेंट क्या है? प्रो प्लैनेट और पीपल। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO। वर्ष 2022 तक वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की संख्या कितने अनुमानित की गई है? यह अनुमानित किया गया है 207 मिलियन। 2019 में 186 मिलियन था। वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना अनुमानित है? 5.9% और यह 2021 में 6.2% था। अगला है कि वर्ष 2022 में वैश्विक श्रम शक्ति भागीदारी दर कितनी अनुमानित है? 59.3%। अगला है इस रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी में रखा गया है। और अगला है कि ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 भारत में कितने अरबपति बने हैं? नए अरबपति बने हैं 40। अगला है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले विभाग। इसके अनुसार वैश्विक विकास दर वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 5.5%। वैश्विक विकास दर के वर्ष 2022 व 23 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2022 में 4%, 2023 में 3.5%। वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत आकलित की गई है? 9% आकलित की गई है। अगला है भारत की विकास दर के वर्ष 2022 व 2023 में क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2022 में 6.7% और 2023 में 6.1%। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत के किस निजी बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है? HDFC बैंक को चुना गया है। और अगला है कि भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। और अगला है कि इस रिपोर्ट यानी कि जो ये रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट है, इसके भारत की आर्थिक समृद्धि दर कितनी आंकी गई है? 8.3% 2021 में और 2022 में 8.7% आंकी गई है। अगला है कि हाल ही में किसने निवेश संरक्षण और शिक्षा कोष यानी कि IPEF पर सलाहकारी समिति का पुनर्गठन किया है? भारतीय प्रतिभूत और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी। इस समिति का पुनर्गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? गुरुमूर्ति महालिंगम। अगला है कि किसके अनुसार भारत 2026 तक एथेनॉल मांग के संदर्भ में भारत है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अगला है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त गया है? उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और अगला है कि किस संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत के वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान व्यक्त किया गया है? IHS मार्केट। और भारत यह उपलब्धि किस देश को पीछे छोड़कर हासिल करेगा? जापान को। और वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की रैंक कितनी है? पूरे विश्व में 6ठे स्थान पर है। अगला है कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर यानी कि ग्रीन इकोनॉमिक कॉरिडोर चरण सेकंड की योजना किसने अपनी मंजूरी दी है? भारत सरकार ने दी है। इस योजना के किस हेतु मंजूरी दी गई है? अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हेतु। और इसमें कुल कितने राज्य लाभान्वित होंगे? 7 राज्य होंगे। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इस योजना में 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 450। अगला है कि किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक को दर्जा प्राप्त किया गया है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक के लिए कौन सा नया विभाग बनाया है? फिनटेक विभाग बनाया है। और अगला है कि फिनटेक विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार चौधरी को। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 इस श्रृंखला का कौन सा संस्करण है? 17वां संस्करण है। और अगला है कि वर्ष 2021 हेतु ऑन टाइम प्रदर्शन यानी कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस के संदर्भ में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? चेन्नई हवाई अड्डा है। और अगला है चेन्नई हवाई अड्डा का इस सूची में कौन से स्थान पर है? भाई 8वें स्थान पर। यह सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीरियम द्वारा जारी किया जाता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। अगला है कि
$3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। अगला है किस पेमेंट्स बैंक को अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण व्यवसाय के लिए आरबीआई को मंजूरी मिली है? फिनो पेमेंट्स बैंक को। और अगला है कि अमेरिका ने किन देशों को एजीओ व्यापार वरीयता कार्यक्रम यानी कि ट्रेड प्रेफरेंस प्रोग्राम से बाहर कर दिया है? इथोपिया, माली और गिनी को। अगला है कि किस मंत्रालय ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? कोयला क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आम लोगों के साथ साझा करना। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किसे यानी कि कौन से देश को पीछे छोड़ा है? चीन को छोड़ा है। वर्तमान में विश्व के 2 सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता देश कौन से हैं? अमेरिका और ब्राजील है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आर्थिक समीक्षा कब पेश किया गया था? 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक समीक्षा का मूल विषय त्वरित दृष्टिकोण था। और अगला है कि आर्थिक समीक्षा की प्रस्तावना बताती है कि समग्र दृष्टिकोण आधारित है, फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं तथा सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर। अगला है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% की गिरावट दर्ज करने के बाद वर्ष 2021-22 और 2022-23 में वृद्धि दर अनुमानित है 9.2%। अगला है कि कोविड महामारी में सबसे कम प्रभावित क्षेत्र किसका था? कृषि और संबद्ध क्षेत्र का। 2020-21 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही, जबकि वर्ष 2021-22 में 3.9% रही। अगला है कि कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा? सेवा क्षेत्र रहा। 2020-21 में 8.4% संकुचन के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अनुमानित हुआ 8.2%। अगला है कि वर्ष 2020-21 में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर -7% रही, जबकि 21-22 में यह अनुमानित की गई है 11.8%। अगला है वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितना है? 8 से 8.5%। वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न हुए विभिन्न व्यवधानों के बावजूद विगत 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन रहा है, अधिशेष की स्थिति में रहा है। अगला है कि 31 दिसंबर 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $634 बिलियन था, जो कि देश की विदेशी ऋण से अधिक था। साथ ही यह था 13.2 महीने के आयात के बराबर। अगला स्थिर कीमतों यानी कि 2011-12 पर वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 में जीवीए की वार्षिक दर वृद्धि दर कितनी है? क्रमशः -6.2% और 8.6% है। अगला है कि वर्ष 2020-21 में संचालित कीमतों पर जीबीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्र, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र का हिस्सा क्रमशः 20.2% रहा है, 25.9% और 53.9% रहा है, जबकि वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित कितना है? क्रमशः 18.8%, 28.2% और 53% यह है। अगला है नवंबर 2021 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। शीर्ष 3 देश कौन है? चीन है, जापान है और स्विट्जरलैंड है। सकल मासिक वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी संग्रह जुलाई 2021 से लगातार है 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक। अगला है कि 25 जनवरी 2022 को आईएमएफ द्वारा जारी विश्व आर्थिक आउटलुक विकास अनुमानों के अनुसार 2021-22 व 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9% से अनुमानित है, जबकि 2023-24 के लिए यह कितना है? 7.1% है। अगला है किस बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू किया है? इंडसइंड बैंक ने। अगला है कि किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य लॉकर लॉन्च किया है? डाक प्राइम टेक। अगला है कि किस बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड 2021 के लिए CIIDX अवार्ड जीता है? HDFC बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश के नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया है? मिस्र को स्वीकार किया है। अगला है कि सितंबर 2021 में किन देशों को एनडीबी का सदस्य बनाया गया था? बांग्लादेश को, संयुक्त अरब अमीरात को और उरुग्वे को। पैनिक्स 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है कि इसका आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? फिक्की के सहयोग से किया गया है। और राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है? हैदराबाद में आयोजित किया गया है। और केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित कब किया है? 30 जून 2022 को। यह आदेश कब जारी किया गया? 23 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। राज्य सरकार ने किस अधिनियम की अनुसूची में संशोधन किया है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया है। इस अधिनियम ने किस अनुसूची को जोड़ा है? अनुसूची 9 को जोड़ा है। इसमें सोया मिल को जोड़ दिया गया है। अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 9.7% लगाया है। किसने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डिजिधन पुरस्कारों से सम्मानित किया है? कर्नाटक बैंक को। सीमा पार सौदों के लिए कानूनी कार्रवाई
पहचान करता यानी कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI किसने अनिवार्य किया है? RBI ने किया है। और कानूनी इकाई पहचान करता क्या है? ये 20 अंक की संख्या है। और कानूनी इकाई पहचान करता है पात्रता क्या होनी चाहिए? 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पार सौदे हेतु। आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक है। अगला है भारत में कुल पंजीकृत EV यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन शीर्ष स्थान पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन कौन से राज्य है? दिल्ली है, कर्नाटक है, बिहार है और महाराष्ट्र है। अगला है कि किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग की मंजूरी दी है? म्यांमार। अगला है गुजरात के आणंद में पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? दूसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। और अगला है कि किस विभाग ने लॉन्च किया है? पशुपालन और डेयरी विभाग ने स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से। प्रथम संस्करण कब और किसने लॉन्च किया था? वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था।